नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today's topic agenda or lecture is about Unit 1, Physics Class 9th. The unit name or title is Physical Quantities and Measurement. जी, इसको अगर उर्दू में देखें तो कहा जा रहा है कि जी बुनियादी मकदारें और पैमाइश। जी अभी तक जो आप इससे पहले थोड़ा सा आपका एक बैकग्राउंड या बैकअप नॉलेज जो है जो अभी तक आपने मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में किया है या पैमाइश के बारे में, वो मैं रिकॉल करना चाहूंगा। जी पैमाइश आप लोगों ने अभी तक जो की है स्केल से की होगी। स्केल के ऊपर इंचज में आता है कि 1 इंच 2 इंच और सेंटीमीटर में आता है। क्लास 8th में भी आपने जो डायाग्राम्स वगैरह बनाई होंगी ट्राई एंगल की, रेक्टेंगल की, तो उसमें आपको बकायदा होगा कि 5.1 सेंटीमीटर उसकी बेस है या लेंथ है या हाइट है। इस चीज के बारे में आपने वो स्केल से पैमाइश की होगी। लेकिन अब मजीद पैमाइश की मजीद चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने वो की हैं जो आपके सामने नजर आती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्केल से मेजर नहीं की जा सकती। अब आप देख ले, सिंपल सा है। आप जो हमारे यहाँ जो फीमेल ज्यादा कह लें कि इन चीजों से वाबस्ता है, सुई धागे से। अब आपको कह दिया जाए कि सुई की नोक जो है, अपर साइड जो है, उसकी पैमाइश करें, तो क्या वो स्केल से पॉसिबल है? मुश्किल हो जाएगा। या फिर ये जो वायर है, तार है, इसकी मोटाई की मेजरमेंट करें, ये स्केल से मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप क्या करते हैं, उसके लिए मजीद इंस्ट्रूमेंट है। इस साल जो है ना क्लास 9th में आपने इन चीजों के बारे में पढ़ना है कि इनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। फिर मेजरमेंट के अलावा आपने अभी तक जो क्वांटिटीज पढ़ी हुई हैं, आपने सिंपल सा जो डिजिट्स पढ़े हुए हैं, वो आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने अभी तक जो है नातक और गैर नातक अदाद, इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा। वो थोड़ा बहुत आपने उनकी डेफिनेशन क्लास 8 में क्लास 7 में की हुई है, लेकिन उनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा। अब एक ऐसी आपके पास फरमाइश आ जाती है कि जो बहुत ही बारीक है, या ये कह लें कि अभी फिजिक्स के अलावा आप जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो केमिस्ट्री में आपने क्या करना है? केमिस्ट्री में आपने एटम के बारे में पढ़ना है। अब एटम जो है वो आम आंख से नजर ही नहीं आता, तो उसकी पैमाइश कैसे करेंगे, उसका वेट कैसे लेंगे, उसका वजन कैसे करेंगे? तो एक तो उसका इंस्ट्रूमेंट हमने जो है नया पढ़ना है, और दूसरा जो है उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे। उसका वेट ही, उसका मैथ ही इतना कम होगा कि वो आपको 1/, या 1/10 लाख, 1 के नीचे जो बटा है वो 10 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन तक हो सकता है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को आपने कैसे हैंडल करना है, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। जी अब आप आते हैं जी, बकायदा अब आगाज करते हैं कि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम क्या है, कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, इसका मकसद क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे एग्जामिनर या के कह लें कि जो एजुकेशन सिस्टम है आपसे क्या पूछ सकता है, ये बताया जाएगा एसएलओ में। सबसे पहला जी, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद तालब इलम इस काबिल हो जाएंगे कि डिस्क्राइब द क्रूशियल रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, के बयान कर सकेंगे किरदार को, अहम किरदार को, किसका, फिजिक्स का, किसमें जी, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और माशरे में, कि हमारे माशरे में फिजिक्स का क्या किरदार है। जी सेकंड है जी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट साइंस इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज, और इस चीज की वजाहत कर सकेंगे कि जो साइंस है वो बेस्ड है, उसकी बुनियाद जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तबई मकदारें हैं। उर्दू में इसको क्या कहा जाएगा? तबई मकदारें। तो इनसे विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट,
जो कि मुश्तमिल होती हैं मैग्नीट्यूड पर और यूनिट पर। जी इसके बारे में एक डिटेल लेक्चर जो है तमाम क्लासेस के लिए, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए और उससे छोटी क्लासेस के लिए भी कह लें कि वो अहम है। वो जो है पंक्चुएशन की सीरीज में हमने अपलोड किया हुआ है यूनिट्स के बारे में कि यूनिट को कैसे पढ़ा जाएगा। उसमें मैग्नीट्यूड के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझाया। अभी डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे जाकर चैप्टर के अंदर। जी नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बुनियादी और माखूज। डिराइव्ड का क्या मीनिंग होता है? माखूज, माखूज यानी कि अखज करना, निकालना। फिजिकल क्वांटिटीज और माखूज मकदारों के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट द 7 यूनिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल along with their symbols and physical quantities। जी उसके बाद हमने इन लिस्ट करना है जो 7 बुनियादी यूनिट हैं। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बुनियादी मकदारें और उनके यूनिट के बारे में और उनकी अलामतें। और अलामतों के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉपर एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। मजीद इसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि आपने अगर ज्यादा डिटेल से समझना है इस चीज को तो वो पंक्चुएशन की जो सीरीज है उसमें आप जाके उसको सुन सकते हैं। बल्कि हम मुनासिब ये रहेगा कि इसके नीचे हम लिंक दे देंगे। जो तालब इलम यूट्यूब से ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो वो हम इसके नीचे उस वीडियो का, लेक्चर का लिंक दे देंगे। जी वेट अ मिनट। हाँ, इंटर कन्वर्ट द प्रीफिक्सेस। जी ये वाला हो गया था ना। इंटर कन्वर्ट द प्रीफिक्सेस एंड देयर सिंबल्स। जी प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है लगाना। हमने इंटर कन्वर्ट करना सीखना है प्रीफिक्सेस को। अभी इसके बारे में जो फिर वो बार बार आ गया, उस दिन आप लोगों को लेक्चर सुनाया गया था, उसमें प्रीफिक्सेस के बारे में डिटेल से बताया था। मैंने कहा था राइट डाउन कर लीजिएगा। एंड देयर सिंबल्स to indicate multiples and sub-multiples for both base and drive quantities। जी इसके बारे में, प्रीफिक्सेस के बारे में डिटेल एक लेक्चर होगा इसके अंदर भी, इस सीरीज के अंदर इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। जी ये क्लास 8th में आप साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आपने आंसर कैसे लिखना है इन मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। जी ये चीजें सिर्फ टर्मिनोलॉजी है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। अगर आपको थोड़ा सा मैं दोहराऊं कि वो आपने पॉइंट लगाते हैं कि वो लेफ्ट साइड को लेके जाने हैं कि राइट साइड को लेके जाने हैं, पॉइंट इशारिये को। आपने 8th क्लास में ये बकायदा टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। मजीद आगे इसमें हम साइंटिफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी उसके बाद आ गई जी मेन चीज जो है लॉन्ग क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है जी ये वाला। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज फॉर मेजरिंग लेंथ। ये अभी जो मैंने आपको बताया है कि सुई की जो नीडल है, जो उसकी टिप को, उसके जो कॉर्नर है, उसकी मोटाई को आपने मेजर करना है तो वो आपका स्केल से तो होगा नहीं। वो किससे होगा? वो आपका स्क्रू गेज से होगा या वर्नियर कैलिपर से। इन दोनों की आपने डिफरेंस देखते हुए याद करेंगे तो आसान रहेगा। जो वर्नियर कैलिपर है ये थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी को मेजर करता है, जो स्क्रू गेज है ये छोटी क्वांटिटी को करता है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। ये मिलीमीटर में करता है, ये कह लें कि ये सेंटीमीटर में करता है, ये डिफरेंस है। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। जी अब ये देखें ना, वही लिमिटेशन आ गया कि इसकी लिमिटेशन क्या है। अब देखें कि वो जो आपका मीटर रूल है, आपका फुटा वगैरह है या मीटर रॉड जो होता है, वो जो आपका है वो उसके जरिए आप सुई की या तार की मोटाई नहीं मेजर कर सकते। ये उसकी लिमिटेशन है, हदूद है। वो किस चीज को मेजर कर सकता है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर जो है ये मिलीमीटर की जो पैमाइश है उसको मेजर नहीं कर पाएगा, वो स्क्रू गेज करेगा। जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द नीड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टेटिंग रिजल्ट इन द लेबोरेटरी। जी अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है आपने, ये प्रैक्टिकल है। आपकी जो आपने स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर के जरिए जब रिकॉर्डिंग करनी है वो 2 से 3 दफा करनी है, ताकि उसमें किसी किस्म का एरर ना रह जाए। बाज दफा ये होता है स्क्रू गेज जो होता है
वो खराब होता है, वो उससे सही मेजरमेंट नहीं आती, उसमें डिफरेंस आ जाता है, बाज दफा ह्यूमन एरर आ जाता है, इंसान खुद गलती कर बैठता है। इसलिए उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो 3 से मिनिमम 3 दफा करनी, कम से कम मेजरमेंट आपने करनी है। उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखनी है, इस चीज के बारे में हमने बयान करना है। जी ये आपके थे SLO। अब आ जाते हैं सबसे पहले आपका इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं जी। The student will be able to compare the least count accuracy of the following measure instrument and state their measuring range। कि इनकी पैमाइश किस हद तक है ये पढ़ सकेंगे। मेजरिंग टेप की, जिसको आप फीता कहते हैं, जिसके जरिए ये जमीन वगैरह की या दीवारों की पैमाइश करते हैं जब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की जाती है। फिर मीटर रूल है, जिसके जरिए ये कह लें कि आप लोग ये ज्यादातर ये जो कपड़े वगैरह सेल करते हैं उन्होंने रखा होता है इसको मीटर लार्ड, उसको मीटर रूल कहा जाता है। फिर वर्नियर कैलिपर आ जाता है, और उसके बाद माइक्रोमीटर सक्रिय गेज आ जाता है। जी इस चीज के बारे में बस इतना ही काफी है। ये बाकी चीजें आपको मीनिंग इसके अगर कहती हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। मीनिंग नेक्स्ट टाइम लेक्चर में जो होंगे वो उसमें देखे जाएंगे। जी ये अभी तक तो SLO थे जी। अब आते हैं जी 1.1 पर। असल टॉपिक आपका अब शुरू होता है, अभी तक तो SLO थे। इन द 19th century फिजिकल साइंस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। जी 19वीं सदी में क्या हुआ जी, साइंस को, जो साइंस है इसके 5 बड़े शोबाजात बना दिए गए। कौन कौन से जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज द फिजिक्स। इन पांचों में से जो सबसे अहम है, बुनियादी है, वो फिजिक्स है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में, मादा, एनर्जी, ये एनर्जी को तवानाई कहा जाता है, एंड देयर इंटरेक्शन। मादा और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है इसके बारे में पढ़ते हैं। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। फिजिक्स के जो कवानीन है वो हमें कुदरत को समझने का के लिए मदद देती। क्लियर है जी। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। मौजूदा जो तरक्की हुई है वो एक ही वजह से पॉसिबल हुई है कि फिजिक्स की ब्रांच में, फिजिक्स की फील्ड में इजादात और इन्वेंशन, दरियाफ्त और इजादात, ये दोनों चीजें हुई हैं, वो किसकी वजह से हुई हैं, फिजिक्स की वजह से। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी है, खा मोटरसाइकिल है, बाइक है, फैन है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है ये किसके जरिए निकली है, ये जितनी भी एप्लीकेशन है किसके लिए है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंसी असूलों पर मबनी है, साइंस के असूलों के की बुनियाद पर ये काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स। इस वक्त जो जदीद सोसाइटी है इसमें जितनी भी तरक्याती काम हुए हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे आपके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाती हैं, हवा में जाती हैं। जी फॉर एग्जांपल अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आपकी ये दोनों चीजें जो है, जो कार और थर्मोडायनामिक्स का बेस पे जो रेफ्रिजरेटर है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा आला हो कि जो फिजिक्स से ताल्लुक ना रखता हो, नहीं तो वो फिजिक्स के असूलों पर ही काम कर रहा होता है। चाहे आप देखें बायोलॉजी की फील्ड में चले जाएं, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी आलात हैं बायो के लिए, जो जो भी हैं वो सारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। आपके लैब टेस्ट के लिए हैं, चाहे खा वो एक्सरे मशीन है, वो सारे के सारे फिजिकल बुनियादों पर बने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी।
जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सिर्फ उसको हम रोशनी के लिए नहीं इस्तेमाल करते बल्कि हीट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि भी ज्यादातर जो हमारे यहाँ इधर खैर ये माजर के साथ के जो वारदा में है, ज्यादातर लोग वो कुकिंग वगैरह हीटर पर ही करते हैं, बिजली पर चलाकर। तो वो हीट ही पैदा हो रही है ना। आपके जो हीटर वगैरह हैं वो जो बिजली की मदद से चलती हैं, तो वो बिजली से हीट पैदा हो रही है ना, सिर्फ रोशनी नहीं, हीट भी। और उसके बाद कहता है बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर। और उसके अलावा ये मैकेनिकल एनर्जी जो हरकत, मैकेनिकल का जो आ जाता है हरकत, तो आपका फैन वगैरह हरकत कर रहा है, फैन हरकत कर रहा है, आपकी मोटर का फैन जो हरकत कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी है, और वो भी बिजली से कर रहा है। तो बिजली से आपकी मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। दैट ड्राइव्स फैंस एंड, अच्छा जी, कंसिडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार। अब आप जो है ट्रांसपोर्ट के जेन में लेके हैं, गाड़ी वगैरह है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन्स हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक एप्लियंसेस हैं, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया। ये सारी की सारी चीजें फिजिकल डिवाइसेस हैं। क्लियर है। Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone, computer are the result of application of physics. ये सारी की सारी किस चीज पर मबनी है, इसकी इनकी बुनियाद क्या है? फिजिक्स। These devices have made our life such easier, much easier, faster and more comfortable than the past. इन डिवाइसेस की वजह से हमारी जिंदगी आसान हो गई है और फास्टर हो गई है और आरामदेह होगी। आरामदेह कैसे है? गर्मी है जी, गर्मियों में आप बगैर फैन के आप तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फैन है, आजकल तो जो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, एसी वगैरह है, एयर कंडीशनर आ गए, वो सारी की सारी फिजिक्स की एप्लीकेशन है जी। ये इसके बारे में मजीद इसको मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। ये सोचें कि जी, वो कह रहा है कि ये सोचें कि एक मोबाइल है जो हमारी हथेली से भी छोटा हमारे हाथ में आ जाता है, वो क्या क्या कर जाता है। उसके बाद इट अलाउ अस टू कांटेक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें इस चीज की इजाजत देता है, कोई अब्रोड में भी बैठा, हम उससे बैठे इधर से बैठ बात कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। एंड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। और एंड आजकल जो एंड्रॉयड फोन है, पूरी दुनिया की कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात हम मोबाइल पर बैठे इधर घर में हासिल कर सकते हैं। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर। इसमें से हम मोबाइल से हम तस्वीरें बना भी सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, और उसके बाद सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं मैसेज ऑफ आवर फ्रेंड्स। वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन एंड कैन यूज इट एज कैलकुलेटर एज वेल। हम मोबाइल को कैलकुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेडियो के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ एवर द साइंटिफिक इन्वेंशन हैव आल्सो काज्ड हार्म। अलबत्ता हम साइंस की इजादात की वजह से नुकसानात और डिस्ट्रक्शन, तबाही ऑफ सीरियस नेचर, सही कुदरती जो तबाही या कह लें कि नुकसान जो है वो भी हुए हैं साइंस की वजह से। वन ऑफ विच इज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे अहम जो कौन सी है? हवाई आलूदगी है। गाड़ियां वगैरह चलती हैं तो क्या निकलता है? धुआं। वो धुएं से क्या हो रहा है? हवा आलूदा हो रही है, ठीक है ना। एंड अदर इज द डेडली वेपन्स। और उसके अलावा जो चीजें हैं, जो पिस्टल वगैरह आगे, टैंक वगैरह आगे, मिसाइल वगैरह आगे, जो इस तरह की चीजें हैं, ये डेडली वेपन्स है, फिजिक्स की बुनियाद पर ही बनी हुई है, लेकिन वो नुकसानदेह है जी। इसके अलावा थोड़ा सा इसकी जो है ब्रांचेज हैं वो पढ़ लें। कहता है जी, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट काजेज एंड इफेक्ट। जी, ये क्या है जी? मोशन, हरकत के बारे में पढ़ती है। किसकी? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है चीजों को। कोई भी चीज जो हरकत कर रही है उसकी हमने क्या करना है जी? हरकत के बारे में पढ़ना है, और हरकत की वजह क्या बनी है। फैन चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? बिजली की वजह से, ऐसे ही है ना। और फिर उसके इफेक्ट क्या है, इसका नुकसान क्या है, असरात क्या है, इसके बारे में पढ़ना है जी। नेक्स्ट आ जाता है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। ये हीट की नेचर के बारे में, हीट की कुदरती जो उसका इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ता है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद ये है कि हीट ट्रांसफर कैसी होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ज्यादातर हमारे यहाँ फीमेल को इस चीज की जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हीट की ट्रांसफर क्या है,
देखें जो जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो जो आपने हैंडल है उसका, जो उससे हाथ से पकड़ते हैं, अगर वो लकड़ी वगैरह ना लगी हो, हालांकि वो तो आपकी जो कुकिंग का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप सालन वगैरह कुक कर रहे हैं, हंडिया वगैरह, उसके अंदर तो नहीं होता उसका हैंडल, बाहर होता है। लेकिन वो है कि भी जितना हंडिया गर्म होगी उतना ही वो हैंडल गर्म हो जाएगा। हीट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इसकी ट्रांसफर किस तरीके से होती है, मोड हमने इसका तरीका पढ़ना है। एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट के क्या असरात है। सबसे ज्यादा आजकल गर्मियां शुरू हो गई हैं, सबसे ज्यादा जो स्वेटिंग होती है, पसीना, वो असर ही है ना, गर्मी की वजह से ही हो रहा है, सर्दियों में तो नहीं स्वेटिंग होती, पसीना वगैरह आता है। तो ये भी तो हीट का असर है ना। इस तरह बहुत ज्यादा है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। उसके बाद आ जाता है साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव। जी, जो साउंड है फिजिक्स की ब्रांच, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखती है, साउंड की, आवाज की फिजिकल एस्पेक्ट क्या है। देयर प्रोडक्शन, यानी कि आवाज पैदा कैसे होती है। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तब ही आवाज पैदा होगी, ठीक है ना। आवाज पैदा कैसे होती है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आवाज की खसूसियात क्या है। आवाज की खसूसियात का सिंपल सा है, क्लास 10th में आपका टॉपिक है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। जी, उधर पढ़ते हैं दो, साउंड की दो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाता है। साउंड, आवाज जो है भारी भी होती है बारीक भी होती है। ये उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता देता हूँ, जब क्या कह लें कि टीन एजर में पहुंच जाते हैं, एडल्टरी में पहुंच जाते हैं, जवान हो जाते हैं, मेल है चाहे फीमेल, मेल की जो आवाज है वो भारी होना शुरू हो जाती है, भारी बार कम होती है। फीमेल की आवाज जो है बारीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये बकायदा आपने 10th क्लास का टॉपिक है आपका, पिच और लाउडनेस का। तो वो क्या है, साउंड की प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब जो छोटे बच्चे हैं उनमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल। लेकिन जो बड़े, मतलब कि अडल्टरी में पहुंच जाते हैं, जवान हो जाते हैं, उनकी आवाज सुनकर ही आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। एंड एप्लीकेशंस, और उसकी आपने एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि इसको कहाँ कहाँ हम साउंड को देखें। नाते वगैरह पढ़ी जाती हैं, फिर सॉन्ग वगैरह हैं, फिर उसके बाद आपकी मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट हैं, गिटार वगैरह हो गया, उसके बाद जो कह लेंगे डफ वगैरह हो गया, इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। तो उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया जी लाइट। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। इसमें भी फिजिकल एस्पेक्ट को देखा जाएगा लाइट की, ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। ऑप्टिकल भी लाइट को कहा जाता है। लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं आपने उसके बारे में स्टडी करनी है। देखिए जी, लाइट की कुछ असूल ज़वाबत हैं। लाइट के रास्ते में कोई भी चीज आती है तो उसका क्या बन जाता है, साया बन जाता है, ठीक है ना। ये लाइट की प्रॉपर्टीज है। कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका साया बन जाएगा। इसका क्या कानून फिर लाइट का बनाया गया इस वक्त ला है कि रोशनी जो है बिल्कुल सीधी लाइन में हरकत करती है। पानी का क्या होता है, पानी है, आपने कैनाल में पानी जा रहा है, आपने उसके आगे हर्डल क्रिएट किया है, पानी क्या है, साइड से होकर गुजर जाएगा। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट क्या है कि उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ गया तो उससे आगे वो लाइट नहीं गुजर पाएगी, क्लियर है। और जिस चीज में से लाइट गुजरती है, बाद ऐसी चीजें होती हैं, प्रिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे, मुसल्लत की शक्ल की होती है, ट्राइंगल की प्रिज्म। तो लाइट उसमें से जब टकराती है तो फिर अपना रास्ता बदल लेती है। ये चीजें आप पढ़ेंगे डिटेल से। जी, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्जेस की। बिजली होती क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप एटम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तीन चीजें होती हैं एटम के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी तारों में फ्लो करता है, बहता है।
और उसके बहने की वजह से इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह जाने से चार्ज ट्रांसफर होता है, और इसी चीज को हम बिजली कहते हैं। ठीक है ना। अब उसका वो आगे आ गया असर, देयर इफेक्ट। अगर इसका असर देखना है तो गलती ना कीजिएगा। वैसे अगर हमारा हाँ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस से हमारा ताल्लुक रहता है, तो कभी ना कभी करंट या अर्थ वगैरह लगा होगा, उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये बहुत ही जानलेवा है। अक्सर औकात बाज दफा आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि करंट लगने की वजह से ज्यादातर ये होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो उस वक्त वो खंभा वगैरह या होती हैं टावर वगैरह, उनको हाथ लगने से वो करंट लगता है और डेथ हो जाती है। ठीक है ना, अक्सर बेशतर। तो ये जानलेवा चीज है कहने इसके इफेक्ट्स में। एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इसका फिर मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी एटॉमिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स क्या है जी? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में? एटम की। वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि एटम में कौन कौन सी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, ये पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें हम क्या करते हैं जी? न्यूक्लियाई, एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसकी स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है जी प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम क्या करते हैं जी? प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी के प्लाज्मा कैसे पैदा होता है, और फिर उसकी आयोनिक स्टेट क्या है, और मादे की ये आयोनिक स्टेट होती है, और इसको मादे की चौथी हालत भी कहते हैं। जो आपकी सॉलिड चीजें हैं, जब इनको बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, लोहा वगैरह या इस तरह की चीजें जब हीट दी जाती है ना, वो पिघल जाती हैं। तो उसको आप लिक्विड नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। आपका आयरन वगैरह हो गया, लोहा, लोहा के अलावा आपके पास सोना चांदी इस तरह कापर वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये जब ये इनको गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाती हैं। पिघली हुई हालत जो है, सॉलिड चीजों की पिघली हुई हालत जो है, वो प्लाज्मा कहलाती है। उसके बारे में पढ़ना है। और ये अलहदा ब्रांच क्यों बनाई गई है? क्योंकि आपका या हमारा कह लें कि जो सूरज है, ये इतनी हीट है वहां पर, जितने भी वहां पर पार्टिकल्स हैं, वो गर्मी की वजह से क्या हुए हैं? पिघली हुई हालत में, उसको प्लाज्मा स्टेट में है कुछ सूरज हमारा। अजान होने। जियोफिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के जब हम अर्थ को देखें तो थोड़ा सा है कि अर्थ को जब हम डिगिंग करते हैं, जब जमीन को खोदते हैं, तो क्या होता है? अंदर से डिफरेंट चीजें निकलती हैं। थोड़ा सा जैसे जैसे नीचे को जाते हैं, एक तो हीट बढ़ती जाती है, पानी भी निकलता है, फिर और नीचे जाते हैं पत्थर वगैरह, ये इस तरह की डिफरेंट चीजें निकलती हैं। और अगर आप पहाड़ी इलाकों में चल जाएं तो डिगिंग करते हैं, जब पहाड़ खोदते हैं तो नीचे से ये सोना जेवर वगैरह, चांदी या इस तरह मार्बल वगैरह, इस तरह की सारी चीजें, ये जितने भी मादनियात हैं, ये जमीन के नीचे से ही निकल रही है ना, पहाड़ों के नीचे से निकल रही है। तो उस चीज की स्टडी को क्या कहा जाएगा? जियोफिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ, ये वाला क्लियर हो गया था जियोफिजिक्स का जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 है जी, फिजिकल क्वांटिटीज, तबई मकदारें। All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature। और इसकी ये कह लें कि इतना जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आए तो ये इतना उसके बाद, बल्कि आप फिजिकल क्वांटिटी पोजेस एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। वन इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अदर इज इट्स यूनिट इन विच इट्स मेजर्ड। इतना काफी है ये वाला, इतना यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ, अच्छा इसको समझा दूं। कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, कि जितनी भी मकदारें जो जिनकी पैमाइश हो सकती है, जि, जितनी भी मकदारें जिनकी पैमाइश हो सकती है, उनको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज।
उसमें आपकी लेंथ भी है, मैस भी है, टाइम भी है और टेम्परेचर भी है, मजीद और भी है, अभी हम पढ़ेंगे साथ ही साथ बुनियादी मकदारें और फिर दूसरी भी। अब फिजिकल क्वांटिटी पोजेस मुश्तमल, पोजेसिस का मतलब होता है मुश्तमल होना। ये आपकी तभी मकदार मुश्तमल होती है किस पे, एट लूस्ट टू करेक्टरिस्टिक, कम अज कम दो मकदारों पर, उसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें दो अहम चीजें हैं, कौन कौन सी, एक मैग्नीट्यूड है और अदर वन इज यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड अदर इज यूनिट। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी, फॉर एग्जांपल इफ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, देन इसमें 104 जो है 104 या 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये 104 जो है आपकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। एंड सेंटीमीटर, ये वाली चीज जो लिखी हुई है सेंटीमीटर्स, क्या है जी, यूनिट है जी। ये यूनिट के बारे में तालिब इल्म बहुत ज्यादा इग्नोरेंस करते हैं, इसका आपको आपकी डेली लाइफ में आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। आप सिंपल सा शॉप पर जाते हैं जी, शुगर बाय करने, चीनी, चीनी खरीदने जाते हैं, आप उसको वहां पर जाकर कहते हैं जी 5 दे दें। अब वो उसकी समझ में आएगा कि कितनी, 5 किलो चाहिए या 5 ग्राम चाहिए या 5 पाव चाहिए, नहीं ना समझ आएगी जब तक आप किलो किलो नहीं कहेंगे, किलोग्राम नहीं कहेंगे। किलोग्राम यूनिट है, उससे उसको पता लग जाएगा। आप कहते हैं जाके 5 दे दें, वो 5 बोरियां उठा के दे दे, फिर पैसे दे देंगे उसके। तो यूनिट बताना जरूरी है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा यूनिट के बारे में डिटेल से जब डिस्कस करेंगे ना, अभी आएगा तो फिर करेंगे मजीद डिटेल से। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 kg शुगर, कि हर बैग में 5 किलोग्राम शुगर है, ही इज डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और उसमें यूनिट भी बता रहा है और 5 क्या बता रहा है उसकी मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या है जी उसका यूनिट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं, इसको जल्दी से वाइंड अप करें, टाइम थोड़ा है। ही इज डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, अच्छा ये हो गया। इट वुड बी मैग्नीट्यूड लेस टू स्टेट 5 or kg ओनली। अगर हम 5, अभी पहले बताया कि जाकर 5 क्या देंगे, तो ये क्या है जी, वो कहता है मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि 5 क्या है, 5 पाव है, 5 किलोग्राम है, 5 बैग हैं, क्या है, नहीं पता लग रहा जब तक आप साथ मेंशन नहीं करेंगे यूनिट को। Physical quantities are derived into base quantities and derived quantities. तबई मकदारों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बुनियादी मकदारें और माकूज मकदारें। जी बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं जी, कहता है देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। कहता जी 7 तबई मकदारें हैं जो बुनियाद बनती हैं दूसरी तबई मकदारों की। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो जिससे कोई और मकदार बनती हो उसे क्या कहा जाएगा, बेस क्वांटिटीज कहा जाएगा, जिससे कोई और मकदार बनती हो। अभी मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। इसमें कौन कौन सी है जी, बेस क्वांटिटी देख रहे हैं, दीज आर लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये फिजिकल, ये आपकी बेस क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी है जी, ये बेस क्वांटिटीज हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा अब इधर ही मैं थोड़ा समझा दूं, एक दो चीजें ले लेते हैं इसमें से। एक ले लेते हैं लेंथ, दूसरा ले लेते हैं टाइम को। जी यहां से आप देख लें कि लाहौर तक का फासला जो है वो 100 किलोमीटर है। कितना है जी, 100 किलोमीटर। अब आप दो व्हीकल्स लेते हैं, दो बाइक्स ले लें, दो मोटरसाइकिल ले लें या दो कारें ले लें। एक कार जो है जी वो 1 घंटे में आपको लोड पहुंचा देती है, ये 1 घंटे में पहुंचाया तो टाइम आ गया। ये फासला कितना है, 100 किलोमीटर, दो चीजें हो गई। अब एक जो बाइक है या कार है वो आपको 2 घंटों में पहुंचाती है, ये 2 आवर्स आ गए। 2 घंटों में उसने कितना फासला तय किया, 100 किलोमीटर। अब दो चीजें मिल गई। तो अब ये दो चीजें मिली हैं कि एक कार है जी, इसका 2 घंटों में 100 किलोमीटर फासला तय किया है।
इस चीज को जब ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तो इसको हम कह देते हैं स्पीड। ये देखें, इस क्वांटिटी से और इस क्वांटिटी से एक नई क्वांटिटी क्या बन गई, स्पीड। स्पीड में आप अब मैं आपसे पूछता हूँ जी कि जी आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, आप कहेंगे जी 2 आवर्स 100 किलोमीटर। इसको लिखने का तरीका भी देख लें साथ, 100 किलोमीटर, क्योंकि ये 1 आवर ही रखते। अच्छा 2 आवर, इसका 100 किलोमीटर, इस वाले का लिखेंगे 100 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए पर के लिए आप इस ऊपर -1 लिख देते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए जो है 2 घंटों में बचाएगी, तो इसका लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर फासला तय करेगी। तब भी 2 घंटों में 100 किलोमीटर पूरा होगा ना, 1 घंटे में 50 किलोमीटर करती है। अब देखें कि किलोमीटर लेंथ का यूनिट है और घंटे जो है टाइम का है। दो चीजें मिलकी तो क्या बन गई आपकी स्पीड, नई क्वांटिटी बन गई ना। तो अब वही बात कर रहे थे कि बेस, ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, वो भी अब आपकी समझ में आनी चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से अखज की जाती हैं उनको ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन, अभी हम इसको पढ़ते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Derived quantities, those physical quantities which are expressed in term of base quantities are called the derived quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिनको बुनियादी मकदारों की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं। अभी हमने स्पीड को किस में बयान किया, किलोमीटर पर आवर, यानी कि बुनियादी मकदारों को इस्तेमाल करते हुए हम जो जिन मकदारों के बारे में बताएंगे वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जी उसके बाद आ गया जी, नेक्स्ट है जी 1.3। बहुत ही अहम टॉपिक है। टेक्नोलॉजी के, इसको थोड़ा सा है, ये उस दिन भी जो आपका पंक्चुएशन की सीरीज में उसमें मैंने समझाया था, इसमें टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे, खासकर जब से पहले जो सिस्टम होता था, जब तक करेंसी नहीं आई थी, पैसे नहीं थे। अब तो करेंसी आ गई ना, हम पैसे लेके जाते हैं दुकान से, कोई भी चीज खरीद लाते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन पहले जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था, यानी कि एक किसान है, उसने फसल उगाई है, मेहनत की है अपनी, वो क्या करता था, गंदम दे दी, और लोहार से अपना क्या नाम, कई वगैरह या इस तरह की कारपेंटर से जो कुल्हाड़ी वगैरह, एक्स वगैरह, इस तरह की चीजें खरीद ली, वो ले ली और गंदम दे दी। इस तरह चीजों की रद्दोबदल होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी, फिर करेंसी आ गई, हर कंट्री की डिफरेंट करेंसी है। और उसके बाद अब क्या हो गया कि अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया एक जगह एक किस्म का इकट्ठी हो गई है। इधर से बैठे आप बाहर के मुल्क से कुछ चीजें मंगवा सकते हैं। तो आप बाहर के मुल्क से आप कोई ऐसी चीज मंगवाएं जिसका आप वेट करते हैं, आप ब्यूटी पार्लर का कोई सामान मंगवाते हैं, आप उसमें वो क्रीम वगैरह कोई मंगवाते हैं, कहते हैं जी ये, अब वो आपको कहेगा जी इतने केजी है, यूनिट वही चल रहे होंगे। अब वो कह देता जी 1 केजी है, इधर पहुंचे तो वो हाफ केजी निकले, ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में क्या किया है साइंसदानों ने कि इस मामलात को टैकल करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर को प्रॉब्लम ना बने, तो एक सिस्टम इंटरनेशनल जो एक मीटिंग हुई, और उसमें बुनियादी मकदारों की मेजरमेंट रख दी गई कि जो जो ये एक राड है, इसको मीटर राड कहा जाएगा। और मीटर राड की डेफिनेशन भी जो यही की जाती है कि मीटर राड वो पैमाइश है जो सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर राड पड़ा है उसके बराबर हो। किलोग्राम वो पैमाइश है जो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक, वहां पर इन मकदारों को फाइनल कर दिया गया कि इतनी जो मकदार होगी ये किलोग्राम है, इतनी पैमाइश जो होगी किलोग्राम है, इतनी जो मकदार होगी, क्वांटिटी होगी, वो आपकी इतने मोल बनती है, 1 मोल है, 2 मोल है, और उसके अलावा इतना जो आपका मैस है वो इतने किलोग्राम, 1 किलोग्राम होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको पढ़ते हैं। कहते हैं मेजरिंग इज नॉट सिंप्लीफाई सिंपली काउंटिंग। पैमाइश सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप काउंटिंग कर लें, नंबरिंग कर लें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर
वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हम मिल्क की, दूध की या फिर चीनी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये नहीं कर रहे होते कि कितनी है, उसकी गिनती तो नहीं करते। आप चीनी की गिनती करते हैं कि कितने दाने। Thus, there is a need of some standard quantities for measuring unknown quantities। जिस क्वांटिटी के बारे में पता नहीं, आपके सामने इधर रख दी जाएगी एक शापर में, एक थैले में, इनवेलम में एक चीनी रख दी जाए, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी की, वो अननोन है। जब तक आप उसको मेजर नहीं करेंगे, उसकी उसका वजन नहीं कर लेंगे, पैमाइश नहीं कर लेंगे, वो अननोन है कि कितनी है। ठीक है ना। तो अननोन की मेजरिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाना था। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of dash standard quantity। जब एक क्वांटिटी, अभी आपको मैंने बताया कि मीटर राइड के बारे में डिसाइड हो गया कि जी ये इतनी लेंथ जो है 1 मीटर होगी। अब आपसे मीटर राड की जो भी डेफिनेशन, कि सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो मीटर राड जितनी उसकी पैमाइश है उतनी ही पैमाइश 1 मीटर कहलाएगी। ठीक है ना। इसलिए पहले एक क्वांटिटी सेट कर दी, फिर आपने जब भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के मुताबिक करना है। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, एक यूनिट कहा जाता है। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो भी चीजें समझा दी हैं कि कहता है जी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम of unit was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information। खासकर जो आपकी साइंटिफिक, साइंसी और टेक्निकल मालूमात थी। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, इन 1960। अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम, जिसमें अडॉप्ट किया गया एक पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम, निज़ाम अडॉप्ट किया गया ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश का, कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। जी इसका आपने, आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, तो यहां से लेके आपने इतनी डेफिनेशन लिखनी है। सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, क्लियर है जी। उसके बाद बेस यूनिट्स आ गए हैं। The units that describe base quantities are called base unit. Each base quantity has its SI unit। जी ये जो है आज इधर ही हम वाइंड अप करेंगे लेक्चर को। ये थोड़ा सा देख लें, ये वाला आपका असाइनमेंट मैंने देनी याद करने के लिए। ये देखें जी, ये क्वांटिटीज हैं। लेंथ इसका सिंबल दिया हुआ है, मैस इसका सिंबल दिया हुआ है, टाइम इसका सिंबल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट आई के साथ इसका सिंबल है, फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, एल के साथ सिंबल है, टेम्परेचर टी सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका सिंबल क्या है, एन। साथ आपने इनके सिंबल याद करने हैं। इनको आपने ये ना हो कि नेक्स्ट जो आपकी ये आए, नेक्स्ट में जब ये पढ़ने के लिए आए सामने एल या एम लिखा हो, तो आप इसको एल एम नहीं पढ़ेंगे, इसको लेंथ पढ़ेंगे, इसको मीटर पढ़ेंगे, इसको टाइम पढ़ेंगे। क्लियर है। और फिर इनके यूनिट, यूनिट के भी सिंबल्स हैं। ये एम लिखा होगा तो इसको मीटर पढ़ेंगे। और ये थोड़ा सा देख लें कि ये इन दोनों में ये फर्क है। ये वाला जो है आपका, इसकी देख लें कि स्टाइल कुछ और है, कंप्यूटर वाले इस चीज को समझ सकेंगे। ये मैथ्स वाले एम का स्टाइल कुछ और है, इटैलिक है आई थिंक, थोड़ा टेढ़ा है लाइन, और इसके बिल्कुल सीधी है। और इसका पहले वाला जो पहली लाइन है वो बोल्ड है, एम की ये पहली लाइन बोल्ड है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि मीटर के एम की पहली लाइन बोल्ड होती है। जब आएगा एम लिखा होगा अकेला, आपको कंफ्यूजन होगी कि ये मैथ्स पढ़ा जाएगा कि मीटर पढ़ा जाएगा, तो अब आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस एम को मीटर पढ़ा जाएगा और किस एम को। अच्छा जी, उसके बाद किलोग्राम आ जाता है, केजी, सेकंड एस, एम्पियर ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के साथ, कैंडेला सीडी के साथ करेंगे, केल्विन के साथ, और मोल, मोल ही लिखा जाएगा जी। ये आपकी जो है सेवंथ बेस क्वांटिटीज हैं, उसके सिंबल हैं, फिर उनके यूनिट्स हैं, और फिर उनके सिंबल्स हैं। क्लियर है इतना जी। ये आपका आज इतना ही काफी है। बेस क्वांटिटी तक हो, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और देन आपका हो चुका है बेस यूनिट। और ड्राइव यूनिट के बारे में जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इधर से शुरू करेंगे इस चैप्टर को इंशाल्लाह।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यूट्यूब पर जो तालिब इल्म लेक्चर सुन रहे हैं उनको भी ये दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।